नमस्कार। कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का सार। लेखक कमलेश्वर। लेखक परिचय। हिंदी लेखक कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। कमलेश्वर बहुआयामी रचनाकार थे। उन्होंने संपादन क्षेत्र में भी एक प्रतिमान स्थापित किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसे नेक विभागों में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। कमलेश्वर की अनेक कहानियों का उर्दू में भी अनुवाद हुआ है। तो आइए देखते हैं कमलेश्वर द्वारा रचित 300 से अधिक कहानियों में से एक कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है, जिनमें नाक काटना और नाक कटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। तो कहानी शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश शासक थे जो बिन्सर राज घराने से संबंधित थे। वे भारत के सम्राट बने थे। मुगल साम्राज्य के अंत के बाद वे अकेले राजा थे जिनको दिल्ली में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी और वही खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में नजर आती थी। खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, क्योंकि रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। इसीलिए दर्जी परेशान था। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर आएगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और अपने आप मुंह से निकल गया, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। मतलब भारतीयों के मन में जॉर्ज पंचम के लिए सम्मान न था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, लगा दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। लेकिन
हादसा हुआ, माने दुर्घटना। मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। लोग परेशान होने लगे। एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने सबके चेहरे देखे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी, और इसके लिए पत्थर कहां से लाया गया था। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नसर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। सबके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे एक काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। वो बोला, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान का हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसने कहा, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो, मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर टीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगे। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने देश भर में घूम घूम कर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया, ताकि उन मूर्तियों में से किसी की नाक को जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाया जा सके। किंतु सभी नाकें बड़ी निकली। मुंबई, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ आखिर दिल्ली पहुंचा। मूर्तिकार ने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए।
और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, ये सोचकर मैं वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। राजधानी में सब तैयारियां थी। लाट को मल मल कर नहलाया गया था। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। अगर नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? ये तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई ना। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया। जिस कमरे में कमिटी बैठी हुई थी, उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताजा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। जिंदा नाक लाने के लिए मूर्तिकार ने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दी गई और वो दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं की, कहीं पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वो भी मूर्ति के लिए। बच्चों, सब अखबार खाली क्यों थे? ब्रिटिश सरकार को खुश कराने के लिए किसी भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक पर लगाना किसी को भी पसंद नहीं आया। इसी के विरोध में ही सभी अखबार चुप थे। अगर वे सच्चाई छाप देते तो जनता तक बात पहुंच जाएगी और जनता इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। ये तो बहुत ही अपमान की बात थी कि ये सब किसके लिए? उस व्यक्ति को खुश करने के लिए जिनके पूर्वज इतने साल हमारे ऊपर जुल्म किए, हमारे शासन कर चुके हैं। ये तो घोर अपमान और लज्जा की बात है कि एक अंग्रेज की मूर्ति पर एक भारतीय का नाक काटकर लगाकर अधिकारियों ने पूरे भारतीयों की नाक कटा दी, अर्थात इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा और आदर प्रस्तुत किया है। इन लोगों ने अपने बलिदान और त्याग से भारत को एक नींव दी। उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसीलिए उनकी नाक
जॉर्ज पंजन की नाक से सहस्रों गुण ऊंची है। इसमें भारतीयों की उस मनोदशा का चित्रण है कि भारत अंग्रेजी शासन की गुलामी से तो आजाद हो चुके, पर मानसिक रूप से हम अंग्रेजों का अभी भी गुलाम है। इस व्यंग्य कहानी के जरिए लोगों की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ लेखक कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहां देखा जा सकता है। बच्चों, जब भी कोई देश गुलामी के जंजीरों से आजाद होता है तो वहां के देशवासियों में अपने को गुलाम बनाने वालों के प्रति घृणा व नफरत स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन कहानीकार ने कहानी में ये दिखाया है कि भारत में अभी भी लोग ऐसे हैं जो उन्हें गुलाम बनाने वालों का अनुकरण ही नहीं बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो हमारे समाज, रहन सहन और हमारे दिमागों पर आज भी राज कर रहे हैं। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।